हेलो, मैं हूँ विवेक राज और स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और साथ में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये कहे तो ये बहुत आसान भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? तो वर्ड सुनने से लग रहा है कि ये जो काइनेटिक्स है एक ग्रीक वर्ड है। काइनेटिक्स मतलब एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है मूवमेंट। तो काइनेटिक्स बना है कैनेसिस शब्द से, जो कि एक हमारा कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और इस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है? इस ग्रीक वर्ड का मतलब है मूवमेंट। तो यानी केमिकल काइनेटिक्स का मतलब हुआ केमिकल का मूवमेंट। तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे केमिकल के मूवमेंट के बारे में। तो अगर हम केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनेशन देखें तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या डील करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, इसी के स्टडी को हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reaction and factors affecting it is called chemical kinetics। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो केमिस्ट्री का वो ब्रांच है, केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रिएक्शन का स्पीड। अलग अलग रिएक्शन अलग अलग गति से होता है, अलग अलग रेट से होता है, अलग अलग स्पीड से होता है। तो हम लोग रिएक्शन के रेट को स्टडी करते हैं, रिएक्शन के स्पीड को स्टडी करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन का रेट अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर पे किस तरह से डिपेंड करता है, इन सब के स्टडी को हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर हम बात करें रिएक्शन के रेट के बारे में या रिएक्शन के स्पीड के बारे में, तो स्पीड के बेसिस पर रिएक्शन को 3 टाइप्स में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये जो टाइप्स पढ़ रहे हैं रिएक्शन का, वो किसके बेसिस पे? स्पीड के बेसिस पे, रिएक्शन के स्पीड या रिएक्शन के रेट के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन को 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है? ऐसे रिएक्शन जो बहुत जल्दी हो जाए, सेकेंडों में हो जाए, सेकेंड से भी बहुत कम समय में अगर रिएक्शन हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या? वेरी फास्ट रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज हो, यानी आयनिक रिएक्शन।
तो आयनिक रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है आपका? वेरी फास्ट रिएक्शन। तो इसमें क्या था, एक एग्जांपल दीजिए। इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लें और उसमें क्या डाल दे, NaCl डाल दे, तो क्या होगा, AgCl क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा और सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में रहेगा और ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यानी ये डाउनवर्ड साइन है मतलब प्रेसिपिटेट का। तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो ये बहुत तेजी से होता है विद इन ए सेकेंड, यानी क्या कर सकते हैं 10⁻⁻⁶ सेकेंड में ये रिएक्शन पूरा हो जाता है, यानी माइक्रो सेकेंड में। तो बहुत ही स्पीड क्या है इसका, बहुत ही फास्ट। सोडियम को पानी में डाल दें तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है सॉल्यूशन। तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है। एक और रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो जैसे HCl प्लस NaOH क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। तो ये भी बहुत फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो जनरली आयनिक रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। यहाँ पर भी आयन का एक्सचेंज होगा, ठीक है। Na चला गया Cl के पास, Na प्लस चला गया Cl माइनस के पास, H चला गया OH माइनस के पास, तो वाटर बन गया। तो आयन्स का क्या हुआ है, एक्सचेंज। तो आयन के एक्सचेंज होने में टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम समय लगता है आयन का एक्सचेंज होने में। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है वो क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो हमारा जो दूसरा टाइप है रिएक्शन का वो है वेरी स्लो रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जो काफ़ी धीरे धीरे हो, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल अगर हम दे तो, यानी ऐसे रिएक्शन जिनको होने में महीनों लग जाए, सालों लग जाए, दशकों लग जाए, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर हम दे तो रस्टिंग ऑफ आयरन, नहीं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन का जंक लगना ये एक वेरी स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कोल, नहीं जी, कोयला का बनना, धरती के अंदर जो कोयला बनता है ये क्या है, वेरी स्लो प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस ही है ना कोल का फॉर्मेशन। वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब जब बड़ा बड़ा चट्टान हजारों साल से धूप पानी के प्रेजेंस में क्या बन जाए, मिट्टी बनने लगे, रॉक्स टूटने लगे ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज के चलते, सन के चलते, रेनफॉल के चलते, स्नो के चलते रॉक क्या होने लगे, मिट्टी बनने लगेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो ये भी हजारों साल चलता है। और एग्जांपल दीजिए, डायमंड का ग्रेफाइट में चेंज हो जाना, डायमंड को किस में चेंज होना, ग्रेफाइट में चेंज हो जाना। तो ये भी क्या है, वेरी स्लो प्रोसेस। अगर डायमंड रखेंगे तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएगा इसको ग्रेफाइट बनने में। लगेगा कि डायमंड तो बहुत स्टेबल चीज़ है, 2-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी तक कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन क्या होगा अगर इसको अरबों साल रख दिया जाए, करोड़ों साल रख दिया जाए, लाखों साल रख दिया जाए, तो एक समय डायमंड क्या होगा, ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो ये था हमारा वेरी स्लो रिएक्शन। तो जो तीसरा टाइप है वो है हमारा मॉडरेट रिएक्शन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो तीसरा टाइप होने वाला है रिएक्शन का वो है मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन क्या है, तो वैसे रिएक्शन जो ना तो ज़्यादा तेज गति से होते हों
और ना तो खूब ज़्यादा स्लो गति से होते हो। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है ना। तो ना ज़्यादा जल्दी ना खूब ज़्यादा धीरे, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन में थोड़ा सा समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस थोड़ा सा। बॉन्ड टूटेगा और फिर नया बॉन्ड बनेगा। रिएक्शन जब होगा तो बॉन्ड टूटता है, और जब फिर क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है तो बॉन्ड बनता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टूटेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, तब ना टूटेगा, और जब मिलेगा तो वहाँ क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस दौरान कुछ समय लग जाता है रिएक्शन होने में। तो मॉडरेट रिएक्शन में ना तो बहुत जल्दी होता है ना तो बहुत धीरे होता है, तो टाइम जो होता है थोड़ा सा लगता है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो अगर हम मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल दें तो जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, H2O2 का डिकम्पोजिशन क्या है हमारा, मॉडरेट रिएक्शन है। और N2O5 का डिकम्पोजिशन, N2O5 का डिकम्पोजिशन NO2 और O2 में, ये भी क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है। N2 प्लस H2 2NH3 यानी अमोनिया का फॉर्मेशन, ये भी जनरली मॉडरेट रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर जैसे CH3COO C2H5 को अगर वाटर से रिएक्शन करवा दिया जाए तो ये टूट जाएगा किसमें, COH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में और इथेनॉल में। तो ये था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज ऑल्सो ए मॉडरेट रिएक्शन। इन सब रिएक्शन होने में ना तो बहुत ज़्यादा टाइम का खपत होगा ना बहुत जल्दी होगा, यानी एक मॉडरेट टाइम में होगा, 10⁻⁻² सेकेंड, 10⁻⁻1 सेकेंड, इस तरह से कम समय में रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो अगर हम बात करें वेरी फास्ट रिएक्शन की, तो वेरी फास्ट रिएक्शन में हम लोग रेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत रिएक्शन तेज़ी से होता है। वेरी फास्ट रिएक्शन का हम लोग रेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। वेरी स्लो रिएक्शन, सदियों में हो रहा है जो रिएक्शन, उसका भी रेट कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो इस चैप्टर में जो हम लोग स्टडी करेंगे, कैसे रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो भी हम लोग काम करेंगे, जो भी चीज़ स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, वो स्टडी करेंगे हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आप देखिएगा इस चैप्टर पे, तो जो क्वेश्चन होगा वो जनरली मॉडरेट रिएक्शन पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का प्रयास करेंगे, वो जो रिएक्शन होगा वो कैसा रिएक्शन होगा, मॉडरेट रिएक्शन होगा। तो वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन का हम लोग रेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो किसका रेट कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा तीसरा टाइप जो कि है मॉडरेट रिएक्शन का। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि हमारा पहला इंपॉर्टेंट टर्म है। यानी अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन से। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हम जानेंगे। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ में चेंज होते रहता है, ठीक है। तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे चेंज इन प्रॉपर्टीज़ पर यूनिट टाइम। तो जनरली प्रॉपर्टीज़ बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे कंसंट्रेशन, कलर, टेम्परेचर, प्रेशर, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो जनरली हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट क्या होगा, चेंज होगा, प्रोडक्ट भी चेंज होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर कोई रिएक्शन है R और वो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट P, रिएक्टेंट है, एक रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट R है वो किस पे कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट P में। तो समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटते जाएगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, समय के साथ बढ़ते जाएगा। तो ये जो चेंज हो रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और साथ में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो इसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट पे, तो जो चेंज होगा कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। द चेंज इन concentration of reactants or products per unit time। तो पर यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होगा, इसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करेंगे। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, r इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, है कि नहीं, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तब ना हमको पर यूनिट टाइम में आंसर आएगा। जैसे जब हम स्पीड निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, मीटर पर सेकंड में आता है, तो पर सेकंड में आया। तो पर सेकंड में हम लाने के लिए क्या किए, टाइम से डिवाइड किए। तो यहाँ पर भी अगर हमको रिजल्ट पर सेकंड में चाहिए होगा तो क्या डिवाइड किए, हम टाइम से डिवाइड किए। तो ये जो आएगा वो क्या होगा, पर सेकंड में रिजल्ट आएगा। तो रेट इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। अब उसी तरह अगर हम प्रोडक्ट के लिए बात करें तो R इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम, ऐसा यूज कर सकते हैं। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, घटता है। तो रिएक्टेंट हमेशा समय के साथ क्या होगा, घटता है। तो इसलिए आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस। क्या लगा देंगे, माइनस। लेकिन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, समय के साथ बढ़ता है, तो हमेशा उसका चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो R जब रेट पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर जब नेगेटिव होगा तो मतलब क्या हो रहा है, ये डिसअपियर हो रहा है। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन में, डिसअपियर होते हैं, और प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्शन में अपीयर होते हैं। तो हम बात कर सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस की और रेट ऑफ अपीयरेंस की, है कि नहीं। तो अगर हम बात करें यूनिट कि आखिर रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ROR, ठीक है। शॉर्टकट में हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, ROR। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन को जनरली स्क्वायर ब्रैकेट से लिखेंगे। तो कंसंट्रेशन बटे टाइम, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोलरिटी में। हम लोग कंसंट्रेशन किस में यूज करेंगे, मोलरिटी में। तो हम लोग लेंगे मोल पर लीटर, है कि नहीं, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। आप मिनट में भी ले सकते हैं, आवर में ले सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड। तो जो हमारा यूनिट हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का वो क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड हमारा क्या होगा, यूनिट होगा रेट ऑफ रिएक्शन का। तो कभी कभी आपको पर आवर में भी मिल सकता है, तो समझना है वो ऐसा यूनिट में नहीं है। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर
पर टाइम भी लिख सकते हैं, यानी टाइम आपको हो सके पर मिनट में भी दे दे, पर आवर में भी दे दे, पर सेकंड में भी दे दे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर रिएक्शन गैसियस रिएक्शन, अगर हमारा जो रिएक्शन है वो गैसियस रिएक्शन हो, तो गैसियस रिएक्शन का हम कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन ना दिया हो, उसका पार्शियल प्रेशर भी दे सकता है। उसका क्या दे सकता है? पार्शियल प्रेशर। जैसे अगर कोई रिएक्शन है आर गैसियस, क्या बना? प्रोडक्ट पी, वो भी गैस बना, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका? आर का, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर, ठीक है, बटे चेंज इन टाइम। तो हम क्या लेंगे? पार्शियल प्रेशर लेंगे रिएक्टेंट का। और तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है? अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहें इस केस में, अगर जब आप गैसियस कंपोनेंट लेते हैं, जब गैसियस रिएक्शन होता है, तो अगर हम यूनिट लिखना चाहें इस केस में, तो इस केस में यूनिट क्या होगा? ROR का। तो ROR का जो यूनिट होगा वो प्रेशर का क्या होता है? ATM, और टाइम का क्या होगा? पर सेकेंड। टाइम का सेकेंड, तो आपका यूनिट हो जाएगा ATM पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमने पार्शियल प्रेशर लिखा है। ये जो P है ये प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है? पार्शियल प्रेशर है। तो यहाँ हम स्मॉल p कर देते हैं। पार्शियल प्रेशर को हम लोग स्मॉल p से डिनोट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में एक आता है टर्म एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये जो हम लोग कैलकुलेट किए, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही कैलकुलेट किए हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो लॉन्ग इंटरवल टाइम पे हम कैलकुलेट करें। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें और उस समय टाइम इंटरवल क्या हो? बड़ा हो। टाइम क्या हो? टाइम इंटरवल बड़ा हो। तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। The rate of reaction calculated over long interval of time is called average rate of रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जब समय का अंतराल बहुत बड़ा हो, तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे नोट करते हैं? RAV से। और ये क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, है कि नहीं? डेल्टा C बाय डेल्टा T। तो ये डेल्टा C कैसे निकाला जाता है? C2 माइनस C1, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, और टाइम क्या होगा? T2 माइनस T1, है कि नहीं? तो ये जो टाइम इंटरवल होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। तो जैसे आप लोग कहीं पर जाते हैं, ठीक है, तो जैसे आप कोई डिस्टेंस कवर करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया कितना? 60 किलोमीटर पे 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और टाइम कितना लगा? तो टाइम लगा आपको 2 आवर, ठीक है। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में आपको लग गया 2 घंटा। तो जो आप स्पीड निकालेंगे, आप स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होगा। तो 60 बाय टाइम कितना लगा? 2 घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका रेट है या स्पीड है, ऐसे ना फाइंड करते हैं फिजिक्स में। तो स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रति घंटा 30 किलोमीटर के स्पीड पे चले हैं। क्या इस बात पे सच्चाई लग रहा है कि आप जब 60 किलोमीटर यहाँ से निकलिएगा तो क्या आपका स्पीड हमेशा 30 किलोमीटर पर आवर पे ही होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। कहीं स्पीड 60 पे चला गया होगा, कहीं 50 चला गया होगा, कहीं 40 या कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया होगा, इसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो गया होगा, कहीं आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए रुके होंगे, वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया होगा आपका। तो ये बात में ज़्यादा सच्चाई नहीं है, इस बात में ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 2 घंटा का टाइम इंटरवल लिए। तो इस तरह से जो निकलेगा स्पीड या जो रेट निकलेगा वो क्या निकलेगा? एवरेज रेट निकलेगा। और एवरेज रेट ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, तो जो हम नेक्स्ट टाइप जो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, जो दूसरा टाइप है हमारा, वह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं कि जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब समय का अंतराल काफ़ी छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब बात की जाए रेट ऑफ रिएक्शन, तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो द रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड इन वेरी शॉर्ट interval of time is called instantaneous rate of reaction। तो जब समय अंतराल क्या हो, बहुत ही छोटा हो, यानी डेल्टा टी जो है, यानी ये क्या है, बड़ा समय था, वो लगभग क्या हो गया, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो जब समय अंतराल क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, यानी 0 के बराबर हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, dc/dt। तो d जो लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि चेंज काफ़ी स्मॉल है, ठीक है। तो जब हम बात करें पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में, ठीक है, तो जैसे अगर हम ग्राफ से समझें कि जब हम 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो जर्नी के 1 घंटे के 5 सेकेंड, 1 घंटे 5 मिनट के 5वें सेकेंड में हमारा स्पीड क्या होगा। तो उस टाइम जो स्पीड हम बताएंगे वो क्या होगा, हमारा ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उस वैल्यू में ज़्यादा एक्यूरेसी होगा। तो एवरेज वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। जैसे हम एक ग्राफ से समझते हैं कि जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट है ए, ठीक है, ए का कंसंट्रेशन टाइम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। अगर कोई रिएक्शन ए से क्या बन रहा है, पी बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, पी बन रहा है, तो एक वो समय के साथ क्या होगा, घटते चला जाएगा, है कि नहीं। तो हमको अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इस समय पे, तो जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ज़्यादा एक्यूरेट आएगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम कंसंट्रेशन देख लेंगे और यहाँ से क्या देख लेंगे, टाइम देख लेंगे। तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ज़्यादा सही होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हमारा ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो ज़्यादातर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पे ही काम करेंगे, आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखने को बहुत ही कम मिलेगा। तो अब हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे
लिखेंगे, यानी रिएक्शन अगर आपको दिया हो उस रिएक्शन को आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखिएगा हम लोग वो देखेंगे। तो अब जो हम पढ़ेंगे उसका आपको यूज होगा। अब तक जो पढ़ा ये थ्योरी पढ़ा, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे उससे न्यूमेरिकल बनेंगे, उससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का यूज़ देखने जा रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है 3A + 2B और क्या बन रहा है 4C, ठीक है। तो ये कोई एक रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन का हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है या हमें R बताना है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, R से। तो या R एवरेज लिखेंगे, हम इसका क्या लिखेंगे, R एवरेज या सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ए है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए है कि नहीं, बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। और जो कॉफिशिएंट होगा उस कॉफिशिएंट को क्या करेंगे, नीचे में लिख देंगे। आगे हम बताएंगे ऐसा क्यों करते हैं। तो जो कॉफिशिएंट लगा हुआ है एक के साथ कौन सा कॉफिशिएंट लगा है 3, तो 3 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और ये क्या हो रहा है, रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्शन में डिक्रीज होता है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, आगे माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। इक्वल टू बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम कैसे लिखेंगे, जब रिएक्शन अगर दिया होगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, और जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, और रिएक्टेंट होगा तो माइनस साइन लगा देंगे, अगर प्रोडक्ट होगा तो प्लस पॉजिटिव साइन लगा देंगे। तो अगर हम इसके लिए लिखें तो इसके रेस्पेक्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, है कि नहीं, बाय टाइम। तो कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1/2 लिख देंगे ना, तो 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये सॉरी यहाँ पर हम चेंज लिखना भूल गए, सॉरी कंसंट्रेशन लिखना भूल गए, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये रिएक्टेंट है, ये क्या होगा, समय के साथ खपत होगा, डिसअपियर होगा, है कि नहीं। तो ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। अगर हम सी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय चेंज इन टाइम, तो यहाँ पर किसे डिवाइड करेंगे, 4 से, कोफिशिएंट 4 है तो कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर कौन सा साइन लगा देंगे, प्लस, क्योंकि ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का ये तरीका है। अब हम बात करें कोफिशिएंट को हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो एक और रिएक्शन से हम समझते हैं, ठीक है ना। तो ये एक रिएक्शन था, हम दूसरा रिएक्शन लेते हैं। तो जैसे 2HI क्या बन रहा है, H2 + I2, ठीक है। तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI बाय चेंज इन टाइम। तो जो कोफिशिएंट है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और ये रिएक्टेंट होगी क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, है कि नहीं। इक्वल टू, तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखा, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI बाय H2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम। तो डिवाइड किससे करेंगे, 1 से, कोफिशिएंट 1 है, और ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आयोडीन के रेस्पेक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर रिएक्शन का रेट क्या होता है, इक्वल होता है। रिएक्शन का रेट क्या होता है, इक्वल होता है। क्योंकि अब बात समझिए ठीक से, क्योंकि जब रिएक्शन होता है ना तो अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग रेट से कंज्यूम होते हैं और अलग अलग रेट से फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो ये डबल रेट से खपत हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है,
डबल रेट से कंज्यूम हो रहा है एज कम्पेयर टू इसके प्रोडक्शन के। तो जिस रेट से ये अपीयर हो रहा है उससे दुगना स्पीड से क्या हो रहा है, ये डिसअपीयर हो रहा है। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, वो अलग अलग वैल्यू होता है। तो उसको बराबर करने के लिए अगर हम पूरे रिएक्शन का रेट लिखना चाहते हैं तो उसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके हम पूरे रिएक्शन का हम क्या कर सकते हैं, रेट लिख सकते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि ए का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो अगर हम बात करें यहाँ रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए के लिए, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, ए का, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस नहीं लगाएंगे, सीधे क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, बस कुछ नहीं करना है। डिसअपीयरेंस मतलब क्या हो रहा है, डिसअपीयरेंस यहाँ लिख रहे हैं, इसका मतलब है वो घट रहा है। तो डायरेक्ट क्या होगा, डी ए बाय डी, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। तो जब भी डिसअपीयरेंस की बात हो ए का, तो सीधे लिख देंगे डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। अगर बात होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस में डबल एस होता है क्या, एक होता है, किसका, बी का, तो डेल्टा, हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो क्या होगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस किसका, ए का, सॉरी सी का, तो क्या होगा, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी होगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का अलग कहानी है, यहाँ पर माइनस प्लस नहीं लगाना है। तो डिसअपीयरेंस सुन के ही हमको लग रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, गायब हो रहा है। और रेट ऑफ अपीयरेंस यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का काम ही है फॉर्मेशन होना, तो यहाँ पर अपीयर हो रहा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा वैल्यू। तो अलग अलग टर्म में अगर बात करें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग रेट से अपीयर और डिसअपीयर होता है। रिएक्टेंट जनरली डिसअपीयर है और प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर होता है। तो अगर हम रेट और पूरे रिएक्शन का रेट निकालना चाहें तो हमको, तो देखिए यहाँ पर डी ए बाई डी टी लिखे हैं ना, तो डी ए बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। लेकिन अगर हमको रिएक्शन का रेट बताना हो तो हम क्या किए, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए। तो कोफिशिएंट से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, रिएक्शन का रेट। तो अगर यहाँ पूछेगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI बताइए, हाइड्रोजन आयोडाइड का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताइए, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI, तो क्या लिखिएगा, तो सीधे हम लिखेंगे डेल्टा HI बाय डेल्टा टी। कुछ नहीं करना है, कोई माइनस और कोई प्लस नहीं, सीधे ही हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगा, ठीक है ना। तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो सीधे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, उसके कोफिशिएंट से। तो हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे अभी इस पर, तो जो कन्फ्यूज़न होगा वो थोड़ा दूर हो जाएगा आपका। SO2 O2 और क्या बन रहा है, SO3। तो ये इस तरह से रिएक्शन है। इस रिएक्शन का आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें इसका, तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2
बाय चेंज इन टाइम। तो रिएक्शन का रेट लिख रहे हैं तो कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा और आगे माइनस लगा देना होगा, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय चेंज इन टाइम। तो कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ माइनस साइन लगाना होगा, तो 1 रहेगा तो 1 लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अगर हम बात करें SO2 के SO3 के रेस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये बढ़ता है, चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय डेल्टा टी, तो यहाँ पर किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो ये हमारा है रेट ऑफ रिएक्शन, हम इस तरह से फाइंड करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, N2 प्लस H2 2NH3 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है DH2 बाय डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसका दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -30 मोल पर लीटर पर आवर। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है, पहला चीज़ तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है फर्स्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, और सेकंड में क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का डिसअपीयरेंस फाइंड करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमको पूरे रिएक्शन का रेट अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे रिएक्शन का रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय चेंज इन टाइम, है कि नहीं, ये माइनस होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम, तो यहाँ डिवाइड किसे करना होगा, 3 से, और यहाँ आगे माइनस लगाना होगा, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय चेंज इन टाइम, और डिवाइड करना होगा इसे 2 से, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हम रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं। तो हमें एक चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी है, तो हमें पहले फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट, अच्छा यहाँ छोड़ के डेल, हाँ, तो हमें फर्स्ट में फाइंड करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना है ना फर्स्ट में, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो रेट ऑफ अपीयरेंस में हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाते हैं। तो देखिए अगर इस इक्वेशन को यहाँ से उठाइएगा, इस चीज़ को अगर यहाँ से देखिएगा तो हम इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं, जगह कहाँ बच रहा है, अच्छा इस चीज़ को हम यहाँ पर उठा के लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 इधर आ जाएगा, है कि नहीं। इसी चीज़ को अगर हम लिखे डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी, इस चीज़ को हमने लिखा, तो इसका 2 कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, इक्वल टू -2 बाय 2 इधर आ गया, 2/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ रख दे, 2 को एक तरफ कर दे, तो 2/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी हो सकता है। तो हमें तो यही फाइंड करना था,
डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो -2/3 इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -30। तो 10 से क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 20 मोल पर लीटर पर आवर। तो रेट ऑफ अपीयरेंस का वैल्यू क्या आ गया, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ गया। तो जो फर्स्ट फाइंड करना था हमें रेट ऑफ अपीयरेंस NH3 का, वो हमने फाइंड कर लिया। किस रेट से बन रहा है, 20 मोल पर लीटर पर आवर से NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है या अपीयर हो रहा है। तो अब हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे, यानी सेकंड फाइंड करेंगे। तो हमें जो सेकंड में फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 यानी डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है हमें। तो ये कहाँ से उठाएंगे हम, यहाँ पर है। इस दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, यानी इससे हम हेल्प लेंगे। तो क्या है यहाँ पर, माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी इक्वल टू क्या है, माइनस डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी बाय 3, यही ना है। तो देखो माइनस माइनस तो हट जाएगा सीधे, है कि नहीं यहाँ पर। तो डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी यानी यही फाइंड करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो 1/3, यहाँ तो 3 है ना ऑलरेडी पहले से। अब ये नहीं पूछेगा कि 1 कहाँ से आ गया। तो डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है, इसी का यूज करेंगे, -30। तो क्या हो जाएगा, -10 मोल पर लीटर पर आवर। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया, -10 मोल पर लीटर पर आवर। तो इस रेट से डिसअपीयर हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन किस रेट से डिसअपीयर हो रहा है, -10 मोल पर लीटर के रेट से। हाइड्रोजन किस रेट से डिसअपीयर हो रहा है, 30 मोल पर लीटर के पर आवर के स्पीड से। और NH3 का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, 20 मोल पर लीटर पर आवर के स्पीड से। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस है वो अलग अलग होता है। तो पूरे रिएक्शन को अगर हम रेट लिखना चाहते हैं, यानी एक बात में पूरे रिएक्शन का रेट लिखना चाहते हैं, तो हमको सबको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोफिशिएंट से, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके उस पूरे रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल पाते हैं, यानी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होगा किसका होगा, N2O5 का, और क्या बनेगा 4NO2 प्लस O2। इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस of NO2 is 2 mole per liter per second, find number 1 रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला चीज़ हमें क्या फाइंड करना है, रिएक्शन का रेट फाइंड करना है, और सेकंड क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो जल्दी से फाइंड कीजिए इसको। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन कि इफ़ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, तो जो NO2 का जो रेट ऑफ अपीयरेंस है यानी डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया है, 2 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है।
हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है सबसे पहला चीज़ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, यानी आर फाइंड करना है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय चेंज इन टाइम बटे 2, है कि नहीं, बाय ये प्रोडक्ट है NO2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या देना होगा 4, तो ये पॉजिटिव होगा ना। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ हमारा, देखो तो यहाँ पर R इक्वल टू डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय डेल्टा T, ये ना है, इसी का यूज करेंगे ना, इसका यूज नहीं भी करते तो चलता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा हमारा, यहाँ लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय चेंज इन टाइम 4 से डिवाइड कर दीजिए, और ये रेट पॉजिटिव में आएगा ना, तो निकाल दीजिए रेट। NO2 का रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। तो डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको 2, तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, तो 2 से 2 चला जाएगा, वो क्या होगा 1/2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है 1/2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं रेट फाइंड करते हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो हमें N2O5 किस रेट से डिसअपीयर हो रहा है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T, यही फाइंड करना है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, इसको आप भूल जाइए। तो यही ना रिएक्शन दिया हुआ है, अभी आप रेट निकाले हैं R इक्वल टू माइनस डेल्टा N2O5 बाय 2 डेल्टा T, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अभी आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड किए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था 1/2, अभी फाइंड किए ना 1/2 का वैल्यू, R का वैल्यू क्या आया, रेट ऑफ रिएक्शन 1/2 आया। तो 1/2 अगर पुट करेंगे तो अगर हमें क्या निकालना चाहेंगे, डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T, तो इधर क्या है 1/2 है ना, इस तरफ 1/2, और यहाँ जो माइनस साइन है वो किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, और यहाँ पर जो 2 था वो कहाँ चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा ना। तो ये सिंपली 2 के तरफ चला जाएगा, नीचे था इधर ऊपर में आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और माइनस साइन इधर आ जाएगा। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो माइनस साइन क्या होगा, उधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो किस रेट से डिसअपीयर हो रहा है, तो -1 मोल पर लीटर पर सेकेंड के रेट से क्या हो रहा है, वो डिसअपीयर हो रहा है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में अलग अलग टाइम पे क्या दिया गया है, कंसंट्रेशन दिया गया है ब्यूटाइल क्लोराइड का, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमें यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है अलग अलग टाइम इंटरवल पे। तो ये हमारा रिएक्शन है, तो हमें यहाँ पर यूज करना है इस डाटा का, जो डाटा हमें दिया हुआ है टेबल पे। तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का जो हमारे पास तरीका है वो है क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, ये है तरीका। तो सबसे पहले जब हम किसके लिए बात करें, जब टाइम इंटरवल क्या ले 0 से 50 सेकेंड ले, ठीक है ना, जब हम इसके बारे में बात करें तो जो आर एवरेज होगा किसके बीच में, जब टाइम इंटरवल क्या होगा, टाइम 50 सेकेंड का होगा ना जी। टाइम कब होगा 50 सेकेंड, यानी 0 to 50 सेकेंड के बारे में जब बात की जाए तब हम क्या निकालेंगे,
आर एवरेज। तो आर एवरेज क्या होगा हमारा, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1, ये होता है डेल्टा C बाय डेल्टा T। तो क्या होगा तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 0.0905 माइनस 0.1000 बाय टाइम कितना है 50 है। तो T2 है 50 और T1 क्या है 0। ये T2 है हमारा और ये क्या है T1 है। तो 50 माइनस 0 तो 50 होगा। तो अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू 0.0095 बाय 50। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले हाँ नेगेटिव आएगा, जो वैल्यू आएगा वो आपको क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो सॉल्व करने के बाद हमें ये आया, अब हमको 50 से डिवाइड करना होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम पॉइंट को रिमूव कर देते हैं पहले। तो देखो कितना जीरो है 1 2 3 1 1 2 3 4। तो 95 बाय 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो है और एक जीरो इधर है 10 इंटू 10 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं इसको। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा 19। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 19 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। तो अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो पॉइंट आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, सबसे लास्ट पे पॉइंट को आगे लाएंगे। तो 1.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। तो जो पहला केस का जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है 1.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। तो जो पहला केस का जो है R1 जो R एवरेज है वो क्या है आपका 1.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसी तरह आपको क्या फाइंड करना है सेकेंड इंटरवल के लिए, यानी हम बात किसके लिए करेंगे, इसके लिए बात करेंगे, ठीक है। तो आर एवरेज C2 माइनस C1 T2 माइनस T1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.0, पहले हम मिटा देते हैं पूरा, 0.0820 माइनस 0.0905 बाय क्या करेंगे T2 क्या है 100 और T1 क्या है, ये मेरा T1 है और ये मेरा क्या है T2 है। तो 100 माइनस 50। तो अगर हम सॉल्व करें तो बड़ा में छोटा घटाना होगा 0905 माइनस 0.0820। अब अगर इसको हम माइनस करें 5, 10 में 2 गया 8, 8 में 8 गया 0 0। तो जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा में छोटा घटा रहे हैं। तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा माइनस 0.0085 और टाइम इंटरवल क्या है 50 है ना, तो टाइम आया यहाँ 50 सेकंड लगा चेंज होने में। अगर इसको आगे सॉल्व करें और यहाँ पर जो रेट है वो नेगेटिव होगा ना, डिक्रीज हो रहा है ना, अब इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा 10 टू दी पावर 4। तो 85 को हम किससे डिवाइड करें 5 से, तो कितना बार में आएगा 17 ना। तो 17 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। तो जो हमारा जो सेकेंड केस में जो सेकेंड टाइम इंटरवल पे जो वैल्यू आ रहा है लगभग क्या हो रहा है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस रेट से क्या हो रहा है वो डिसअपियर हो रहा है, यानी घट रहा है। तो माइनस साइन लगा देंगे। माइनस साइन क्या बता रहा है कि इस रेट से क्या हो रहा है वो घट रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में माइनस साइन लगाने का मतलब है कि हम बता रहे हैं कि जो ब्यूटाइल क्लोराइड का कंसंट्रेशन है वो घट रहा है। इसी तरह हम इसके लिए भी फाइंड करेंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे, फिर
150 में से 100 घटाएंगे तो डिफरेंस 50 आएगा। उसी तरह फाइंड करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कुछ एक अलग वैल्यू होगा। जो हमारा तीसरा वैल्यू होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन का वो क्या होगा, R3 इक्वल टू हो जाएगा -1.58 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो यानी रिएक्शन का रेट अलग अलग समय पे क्या होता है, चेंज होते जाता है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू आ रहा है, अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फिक्स नहीं है, वो समय के साथ क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होते जा रहा है। और इसी चेंज को तो हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।